नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत के हिंदुओं को टुकड़ों में बांटने की इंडी गठबंधन के साजिश की। यह साजिश जातिगत जनगणना के जरिए की जा रही है। जातिगत जनगणना जारी करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब जातियों के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा और सरकार को उनके कल्याण के लिए योजना बनाने में आसानी होगी। तो लालू जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी और राज्य के संसाधनों पे न्याय संगत अधिकार भी उनको मिलेगा, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ से दिया। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से यदि संसाधनों पर अधिकार तय करना है तो देश में गरीबों की आबादी सबसे ज्यादा है और उनका अधिकार भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा कि यदि संख्या के आधार पर लोगों को उनका अधिकार दिया जाएगा तो क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकार को खत्म कर देगी? फिर सबसे बड़ी आबादी तो हिंदुओं की है, तो क्या देश के हिंदू आगे बढ़कर सारे संसाधनों पर अधिकार कर लेना चाहिए हिंदुओं को? तो क्या लालू जी या इंडी गठबंधन ने मुस्लिमों का हक मारने के लिए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की है? सोमवार को जारी जातिगत आंकड़ों में जातिगत जो आंकड़े जारी किए हैं उनके हिसाब से बिहार में ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। ओबीसी कोटे में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो क्या अब ओबीसी कोटे में मुस्लिमों का जो कोटा मिलता था उसे इंडी गठबंधन कटौती कर देगी? क्योंकि अगर संख्या के आधार पर हक मिलना है, अधिकार मिलना है, तो यादवों की संख्या ज्यादा है तो यादवों को ज्यादा मिलेगा, यादवों को ज्यादा मिलेगा तो किसी से कटेगा। तो क्या अल्पसंख्यकों के कोटे से काटकर यादवों के कोटे में डाला जाएगा? वैसे वोट की राजनीति के लिए अपने आप को ओबीसी का हितैषी साबित करने की होड़ में लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी ने जातिगत आंकड़े तो जारी कर दिए, लेकिन इतिहास और वर्तमान बताता है कि इंडी गठबंधन में शामिल हर पार्टियों ने केवल ओबीसी वोट का इस्तेमाल ही किया है, उन्हें उनका हक कभी नहीं दिया है। राहुल गांधी ने संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के दौरान कहा था कि देश में 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी समुदाय से हैं, लेकिन यदि कांग्रेस का इतिहास देखें तो देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस ने अपने किसी भी प्रधानमंत्री का सचिव ओबीसी नहीं रखा था। वर्तमान में इंडी गठबंधन में जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी भी राज्य के सचिव ओबीसी नहीं है। यदि इंडी गठबंधन को ओबीसी की इतनी ही चिंता है तो जो आरोप वो मोदी सरकार पर लगा रहे हैं उसका समाधान पहले अपने शासित राज्यों में तो कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जातिगत जनगणना की रिपोर्ट का असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या संख्या के हिसाब से हक यदि संसाधनों पर मिलने का यानी संसाधनों पर अधिकार का फार्मूला अगर है तो क्या आप उसको सही मानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर ही संसाधनों पर अधिकार का फार्मूला होना चाहिए? क्या संख्या के आधार पर अधिकारों का बंटवारा अल्पसंख्यक जातियों के साथ अन्याय नहीं है? यह भी चर्चा करेंगे। और सबसे अहम चर्चा यह कि क्या जातिगत जनगणना हिंदुओं को बांटने की साजिश है? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उस रिपोर्ट में हमने प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रतिक्रिया है उन प्रतिक्रिया को भी शामिल किया, पहले उसको देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2024 में पीएम मोदी को रोकने के लिए विपक्ष हिंदू तोड़ो अभियान में जुट गया है। बिहार में जातीय जनगणना कराकर उसकी शुरुआत की गई है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू समाज पीएम मोदी के साथ कुछ इस तरह खड़ा हुआ कि विपक्ष हवा में उड़ गया। अब जातीय जनगणना के माध्यम से हिंदुओं में फूट डालने की सियासी कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके बाद राहुल गांधी समेत संपूर्ण विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी ही उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। विपक्ष की इस रणनीति पर पीएम मोदी ने भी करारा वार किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी,
कि पहला हक किसका होगा, यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पीएम मोदी के बयान से स्पष्ट है कि अब सियासी लड़ाई हिंदुओं को तोड़ने और हिंदुओं को जोड़ने की है। विपक्ष जहां हिंदुओं को जातियों में बांटकर सत्ता चाहता है, तो वहीं बीजेपी फिर से हिंदुओं को संगठित करने की योजना पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद से राजनीति जारी है और हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े करने की जो साजिश है इस जातीय जनगणना के जरिए, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। परिमल कुमार जी होंगे जेडीयू की तरफ से, अखिलेश सिंह होंगे बीजेपी की तरफ से, सीमा कोसर होंगी समाजशास्त्री। इनसे हम जानेंगे कि समाज में इस आंकड़े के जारी होने के बाद से क्या रिएक्शन है और क्या प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर स्नेहशील पांडे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रहेंगे और सैफ अली साहब रहेंगे आरजेडी की प्रवक्ता के तौर पर। चर्चा हम कर रहे थे कि जातिगत जनगणना के आंकड़े रिलीज होने के बाद से हिंदुओं को बांटने की साजिश का जो खुलासा हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों को मैं परिचय एक बार फिर से आपको करा दूं। परिमल कुमार जेडीयू की तरफ से हैं, अखिलेश सिंह जी बीजेपी की तरफ से हैं, सीमा कोसर जी हैं हमारे साथ समाजशास्त्री के तौर पर, और स्नेहशील पांडे जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और सैफ अली साहब आरजेडी की तरफ से। और चर्चा की शुरुआत मैं जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार जी से करना चाहूंगा। परिमल जी, जिस तरीके से आंकड़े जारी हुए हैं और आंकड़े जारी करने के दौरान और उसके बाद जिस तरीके से आपके पार्टी के नेताओं ने बयान दिया, खासतौर पर नीतीश जी की बात मैं करूंगा, नीतीश जी ने जो बयान दिया कि इससे आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चल गया है और योजना बनाने में जो है सरकार को और उन अधिकारियों को आसानी होगी जो जनता के लिए योजना बनाते हैं कल्याणकारी। जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके की योजना जो है अब अलग की, जो पहले जो योजना बनती थी और अब जो योजना बनेगी, किस तरीके से वो योजना अलग होगी इस आंकड़े की बात से, और किस तरीके से जनता को ज्यादा फायदा होगा। देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का अप्रोच और जो नरेंद्र मोदी का अप्रोच है वो पॉइंट डिफरेंट है। देखिए, हम लोग यहाँ हमारे जो नेता काम करते हैं वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की स्थापना का सतत प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भी है। आप जानते ही हैं कि 2005 से जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार बिहार में उनका शासन प्रारंभ हुआ, बिहार के सभी जाति सभी धर्म के लोगों का जो साथ है, जो लगाव है, जो उनका सर परिमल जी वो सब जानते हैं, सब इज्जत करते हैं उनकी, भाई मुख्यमंत्री हैं तो करेंगे ही इज्जत। मैंने जो सवाल पूछा पॉइंटेड सवाल है, जरा उसका जवाब दीजिए। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ समझे जी। तो स्पष्ट है कि जब सभी जाति सभी धर्म के लोगों का समर्थन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को प्राप्त है, तो स्पष्ट है कि जाति आधारित जनगणना वो कभी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करेंगे। राइट, उनका उद्देश्य है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि आप विकास की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानव संसाधन के विकास की बात करते हैं, तो मानव संसाधन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि जो उपलब्ध संसाधन है उसका आकलन करें और उसका बेहतर उपयोग और प्रबंधन सुनिश्चित करें। आकलन कैसे होगा? जाति आधारित जनगणना क्या था, और यही कारण है कि हमारे नेता लगातार मांग करते आ रहे थे केंद्र सरकार से, क्योंकि जनगणना करवाना तो केंद्र सरकार के संवैधानिक दायित्व थे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि केंद्र सरकार को भारतीय संविधान नहीं, आप लोगों को बरगलाइए मत सर। जनगणना करने से किसी को कोई अधिकार नहीं है, जातीय जनगणना से प्रॉब्लम है। आप जात में जो हिंदुओं को बांट रहे हैं, आप जो जनगणना कीजिए ना, जनगणना और जातीय जनगणना अलग अलग चीज है, आप मिलवाइए ना, दोनों को मिलाइए मत। यदि कोई सरकार न कहती है, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने कल्याणकारी की योजना चलाई, आखिर किसके लिए चलाया? आपको आलिम देखा कि किस जाति के कितने लोग हैं? जब तक यदि मान लीजिए कि किस जाति के कितने लोग हैं तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा?
तो बिना इसके एक्यूरेट डेटा नहीं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, जो जात स्पेसिफिक योजना कौन सी होगी, जात स्पेसिफिक योजना कौन सी होगी, जरा बताइए ना दर्शकों को। देखिए मैं उदाहरण देता हूँ। हाँ। देखिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्गों के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को चलाया है, जिसके कारण अति पिछड़ा वर्ग सरकारी एकता के साथ हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। हमारे नेता ने ओबीसी के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया, महिला सशक्ति। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, नहीं आप जो है ना गोल गोल घुमा रहे हैं, लोगों को समझाइए ना। हमारे बहुत सारे दर्शक अभी जो है, देखिए हमारे बहुत सारे दर्शक जो है ना कमेंट कर रहे हैं, हमको जब हमें बताया जाए। नहीं, आप वो बता नहीं पा रहे। मैं पांडे जी के पास जाऊंगा, स्नेहशीष पांडे जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। स्नेहशीष जी, क्या आप बता पाएंगे कि जब जातीय जनगणना आपने कर लिया, आंकड़े भी आपको पता चल गए कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो उसके आधार पे आपने योजना की बात करी है आपके सरकार ने, तो योजना कैसे बनेगी, जरा सा कुछ तो फ्रेमवर्क बताइए, कैसे आप करेंगे। मान लीजिए यादवों की संख्या सबसे ज्यादा 14% है, तो यादवों के लिए स्पेशल बिल्कुल प्रोग्राम होगा, वो क्या होगा। कुर्मी को 3.6 है, कुर्मी के लिए क्या होगा। काउंटिंग किया गया है तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का भी काउंटिंग है, इस बात को भी ध्यान में निश्चित तौर पर जब बातें आती है। परिमल जी मैंने इनसे पूछा है, अभी थोड़ा सा उनको बोलने दीजिए, स्नेहशीष पांडे जी से। जी पांडे जी। निश्चित तौर पर बिहार सरकार ने जो कि एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसकी सराहना करनी चाहिए। और इसे जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े, ये ऐसा नहीं है, इसे दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है। ये पूरी तरीके से सरकारी योजनाओं के लाभ के ऊपर बात हो रही है जब से ये जातीय जनगणना आई है। और जातीय तो कैसे होगा लाभ, बताइए ना। मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पांडे जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप जरा बताइए ना। आरक्षण में जो प्रावधान रहे हैं वो इस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं कि किस जाति का या किस तरीके से आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तमाम सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं अति पिछड़ा वर्ग के लिए चल रही हैं, जो आयोग बने हुए हैं उनकी समय समय पे अनुशंसा भी करती है कि उनके विकास में क्या कार्य हो रहे हैं, सरकारी योजनाएं कितने लाभान्वित और लाभकारी साबित हो रहे हैं। अरे ये तो बिना आंकड़े के भी हो सकता था ना, इसके लिए आपको इतना पैसा खर्च करने की आंकड़े जुटाने की क्या जरूरत थी। आपने कहा कि हम आंकड़े इसलिए जुटा रहे हैं क्योंकि हमें योजना बनाने में आसानी होगी। तो कौन सी योजना जो है वो अटकी हुई थी और कौन सी योजना बन जाएगी, ये बताइए दर्शकों को। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो, अरे बहुत सारी योजनाएं हैं, विभिन्न कारण है, इस तरीके से मत बात कीजिए ना। सुन लीजिए ना। हाँ सुन लीजिए। ऐसी ही योजनाएं भी हैं, जब अब शिक्षा पे ही बात करते हैं। हाँ ठीक है। शिक्षा पे अगर बात करते हैं तो ऐसी योजनाएं आती हैं जिसका लाभ जो वंचित वर्ग है वो नहीं ले पाता है। वैसी योजनाओं में अब जिनकी जितनी जनसंख्या है उसे उस आधार पे आरक्षण का लाभ मिले, उसे उस आधार पे बिहार सरकार की छात्रवृत्तियों का लाभ मिले, उसे उस आधार पे नामांकन में जो कोटे निर्धारित होते हैं उनका लाभ मिले। और इसी के लिए ये तो आप आरक्षण की बात करने लगे, ये आरक्षण की बात करने लगे आप फिर से। आपने कहा कि मुझे आर्थिक, आपके देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक स्थिति का भी पता चल रहा है इससे, क्योंकि उसमें आर्थिक स्थिति का भी आंकड़ा लिया गया है, आमदनी भी पूछी गई है, उसके आधार पर योजना बनाने में सुविधा होगी। वो सुविधा कैसे होगी वो मुझे पता करना है, लेकिन कोई आप बता नहीं। सैफ अली साहब क्या आप बता पाएंगे? सैफ अली साहब क्या आप बता पाएंगे कैसे फायदा होगा? जाति गणना से पहले एक आबादी कम है तो उनको बिहार सरकार 18% का रिजर्वेशन दे दिया है। ये 18% का रिजर्वेशन 2002 में जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो एक बड़ी आबादी जो अनुसूचित जनजाति की थी वो झारखंड में गई। तो उनका जो हिस्सा 10% हिस्सा उसको बिहार सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने उनका कोटा बढ़ा के 18% किया। ठीक है। और कोटा भी 8% से उसको बढ़ा के 12% किया गया। और आदिवासियों का वहां झारखंड में उसको 30% रिजर्वेशन दिया गया। तो ये रिजर्वेशन लोग बहुत समय से चला रहे थे कि पिछड़ों की और अति पिछड़ों की आबादी बिहार में कम है, इसलिए उनको ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं विद इन लिमिट उनको दिया जा रहा था, पिछड़ों को वो 50% की सीमा के अंदर ही दिया जा रहा था।
और भी आपने मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो रिजर्वेशन का जो खाका है, उस खाके में आप जो है दूसरे का कोटा जो काट करके ओबीसी को देंगे। ओबीसी की संख्या चूंकि ज्यादा है तो उनका रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ना वो आप मुसलमानों का जो कोटा है, चाहे जो एसटी का कोटा है, जो एससी का कोटा है, उसमें से काट करके आप ओबीसी में डालेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम ईडब्ल्यूएस का भी कोटा पे काटेंगे। हाँ, ईडब्ल्यूएस की। अच्छा, क्लास की पॉपुलेशन बहुत कम है और प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है कि जो अल्पसंख्यकों का कोटा है वो कम किया जाए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी एक अच्छी सोच इलेक्शन के टाइम में आई है। वो देश की जनता, उन्होंने चिंता व्यक्त की है, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी जो है अल्पसंख्यकों का कोटा काटेंगे, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसका मतलब वही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहें, अखिलेश जी समझाएंगे आपको क्या कहें प्रधानमंत्री जी। अखिलेश जी, क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका मतलब जरा समझाइए लोगों को। पहले अल्पसंख्यकों को कोटा था क्या मुकेश जी बिहार के अंदर? नहीं, अलग से अल्पसंख्यकों को नहीं था, लेकिन ओबीसी में और एससी में अल्पसंख्यकों की भी जातियां थी और है, अभी भी है। एससी में कोई भी मुसलमान जाति, हाँ, जो ओबीसी में जो आती है वो रहेंगी अलग से धर्म के आधार पे नहीं। हालांकि मांगते आप जरूर हैं, और बीच में उर्दू टीचर की बहाली आप लोगों ने कराई थी यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मांग नहीं की, लेकिन धर्म के आधार पर चूंकि संविधान अलाउ नहीं करता है तो इसलिए अभी तक नहीं की। लेकिन आप लोग कोशिश में तो लगे हुए हैं कि भाई धर्म के आधार पर मिल जाए। धर्म के आधार पर आंध्रा में, तेलंगाना में, हाँ है ना, वही तो बोल रहे हैं, उसी के आधार पर आप लोग यहाँ भी मांग रहे हैं। वो सब संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। अब असंवैधानिक वहां इंप्लीमेंट हो रहा है, महाराष्ट्र में सिर्फ हाँ, तो बहुत सारी चीजें असंवैधानिक भी चीजें जो है लोग जबरदस्ती इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, फिर भी वो दे रहे हैं। राज्य उनका है, सरकार उनका है, नौकरी उनकी है। जब कोर्ट का फैसला होगा तो फिर उनको हटाया जाएगा। चलिए, अखिलेश सिंह जी हमारे साथ है। अखिलेश सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप? ये जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े हुए हैं, जारी किए गए हैं, और प्रधानमंत्री ने जो चिंता व्यक्त की है, जरा दर्शकों को समझाइए हमारे कि इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? आप समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और क्या जो बात की जा रही है कि ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है, हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हमारे पैनलिस्ट हमारे बैठे हुए हैं, तो INDIA लोग पैनलिस्ट हैं, इन सारे लोगों में से बार बार आपने प्रश्न पूछा है कि आपके नेता जो ये कह रहे थे कि जातीय जनगणना के बाद अचानक से बिहार के अंदर पिछड़ों के लिए एक ऐसी योजना बनेगी कि सबका एक साथ उन्नयन हो जाएगा, सबका विकास हो जाएगा। कौन कौन सी योजना है? इसके पास योजना नहीं है, एक योजना का ये नहीं दे सकते। आखिर ये क्यों किए हैं, ये समझे। कि जहां तक मेरा ये समझदारी है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अभी जो योजना है, अभी जो लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, विकास की कोई चीज से योजना नहीं कर रही है, प्रोजेक्ट को कितना फर्जी बना हुआ है, और ऐसे लोग आगे जाकर जनगणना बना करते और बिहार के बहुत बड़ा विकास करने, ये तो संभव ही नहीं था, और इसलिए इनके पास कोई योजना नहीं है। एक चीज का मैं जवाब दे देना चाहता हूँ, भारत के अंदर आरक्षण देने के मामले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्पष्ट ये मानना था कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। देश के अंदर आरक्षण सामाजिक आधार पर दिया गया है, सामाजिक विषमता दिया गया है, और सामाजिक विषमता का शिकार देश के अंदर समाज का पिछड़ा अनुसूचित जाति का वर्ग है, और इसलिए उसी को आरक्षण का लाभ मिला है। अब ये अल्पसंख्यकों को जो लोग भी आरक्षण दे रहे हैं, गैर संवैधानिक ढंग से दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की आत्मा को ठेस पहुंचाकर दे रहे हैं, उनके विचारों को कुठाराघात करके दे रहे हैं। अब फिर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? इस बिहार के अंदर जो 14% आरक्षण है उनको भागीदारी देंगे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ 14% वाले को मुख्यमंत्री बना दे, उनको आरक्षण। अभी हमारे एक पैनलिस्ट जो है सो बता रहे थे कि यहाँ पर जिसकी जितनी जनसंख्या है वैसी भागीदारी होती, तो आरक्षण सुधार करके आरक्षण का जो आपका व्यवस्था है उसमें यादवों को सबसे ज्यादा आरक्षण दीजिएगा, फिर उसके बाद में जिनकी छोटी जातियां हैं उनको कोई आरक्षण नहीं रहेगा। जो 2%, 1.5% ऑफ पॉइंट के नीचे जो जातियां क्या होगा? सारी क्षमताएं हैं। बिल्कुल, ये आपस में ही
विरोधाभासी सारे आंकड़े, सारे बयान जो है विरोधाभासी हैं। क्या करना चाह रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति है बिल्कुल। अब मैं सीमा कोसर जी है, समाजशास्त्री हैं और पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती। मैं सीमा कोसर जी से अनुरोध करूंगा कि सीमा जी जरा सा स्थिति को समझाइए हमारे दर्शकों को, और जरा आपकी टिप्पणी मुझे बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जिस तरीके से जातिगत आंकड़े पेश किए गए हैं सरकार की तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी था ये आंकड़े पेश करना, और समाज में इस आंकड़े के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा समाज को, क्या नुकसान होगा, और क्या फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सीमा जी। जी नमस्ते जी। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न जो राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े पेश किए संसद में जी, तो सिर्फ 2% जो अपर कास्ट है सारे पोस्टों को होल्ड किया हुआ है। चाहे आप कोई भी फील्ड में देख लीजिए, सिर्फ अपर कास्ट जो 2% है वही लोग सब होल्ड किए हुए हैं। चाहे आप जुडिशियरी में देख लीजिए, चाहे आप आर्मी में देख लीजिए, चाहे संसद में देख लीजिए। मुसलमानों का अगर कहा जाए तो सिर्फ 2 महिला सांसद हैं पूरे देश में। क्या ये सही लगता है? अगर इस तरह के आंकड़े आएंगे, अगर इस प्रकार सीमा जी उस पर चर्चा मैं ये बोल रहा हूँ, जातीय जनगणना जो लोग 2% चाहे 1% अगर कब्जा किए हुए हैं तो वो अपनी मेरिट पे आए हैं ना, तभी आरक्षण नहीं था तब आए हैं। वो असंवैधानिक तरीके से तो नहीं आए हैं, किसी ने उनको जबरदस्ती वहां पर थोप तो नहीं दिया है। जातीय जनगणना अभी होने से क्या वो हट जाएगा? क्या वहां पर ओबीसी को अधिकार मिल जाएंगे? ओबीसी को जो अधिकार मिलने चाहिए, ओबीसी का जो संसाधनों पे वो मिल जाएंगे? मैं इस पे जानना चाहूँ। अगर हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली जो अपर कास्ट है, एजुकेशन, सब कुछ, सारी सुविधाएं, सब कुछ उन्हीं को मिल रहा था। तो इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसीलिए उन्होंने, आप सही कह रही हैं, और इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी ना, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, और आरक्षण में लोग आ रहे हैं। की व्यवस्था करने के बावजूद आज भी वो इक्वालिटी नहीं हुई है ना। सभी कास्ट के लिए, सभी वर्गों के लिए इक्वालिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। साक्षर कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद आज भी मुसलमानों की स्थिति पिछड़ा है। क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना कर लेने से ये चीजें, ये जो समस्या आप कह रही हैं कि इक्वालिटी आए, क्या जातीय जनगणना करने से इसका परिहार नहीं मिलेगा? हाँ, जातीय जनगणना करने के साथ साथ जिसका जितना भाग है उसको उतना हक मिलना चाहिए। ये जो नारा लेके आए हैं, इसके प्रकार अगर काम हुआ तो डेफिनेटली सबका विकास होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा है कि जो कम्युनिटी सत्ता से दूर रहती है वो कम्युनिटी खत्म हो जाती है, या फिर वो कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जिसका जितनी भागीदारी है इस देश में उसको उतना पावर भी मिलना चाहिए। पावर शेयरिंग की जब बात आती है तो ये नहीं है ना। सीमा जी इसका एक मतलब तो ये भी हुआ ना, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं उनकी जाति की संख्या 3.6 है, कुर्मी की संख्या, तो उनको तो सत्ता मिलना है। सबसे पहले तो उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए और आगे से उनको कोई अधिकार मिलना नहीं चाहिए, या इस जाति के किसी आदमी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सारा रिप्रेजेंटेशन तो नंबर के हिसाब से होगा। तो जो सबसे ज्यादा है तो भाई यादव सबसे ज्यादा है, सारी चीजें उनको दे दो, उसके बाद जिसकी संख्या है उसको दे दो। यानी जो जातियां अल्पसंख्यक हैं, सीमा जी सुन तो लीजिए, सवाल सुनिए ना। एमएलए एमपी का तो पावर शेयर कीजिए। नहीं तो आप वो तो कीजिए ना, आप कह रहे हैं जिन जातियों की संख्या कम है उनको कौन देखेगा समाज में? क्या ये यही संविधान कहता है क्या हमारा कि जिनकी संख्या कम है उनको हाशिए पे ढकेल दो? मतलब आप बोल रहे हैं कि जिनकी जाति की संख्या कम है वो सारा पावर होल्ड करके बैठे, ये चलेगा? जिनकी संख्या ज्यादा है वो पावर कुछ ना शेयर करे, कुछ ना होल्ड करे, ये चलेगा आपको? नहीं, इक्वालिटी तो दोनों में से कुछ भी नहीं है ना। इक्वालिटी तो दोनों में से किसी में नहीं है। इक्वालिटी तो इनइक्वालिटी है। इक्वालिटी लाने के लिए कुछ आप तो उसी की वकालत कर रही हैं सीमा जी, आप तो उसी की वकालत कर रही हैं ना। अगर आप संख्या के हिसाब से देंगी तो संख्या के हिसाब से क्या है? संख्या के हिसाब से क्या होना चाहिए? जिसकी संख्या कम है उसको हाशिए पे ढकेल देंगे। उसको अगर एक रोटी में अगर खाना सबको देना है बांट के, तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसको, जो कम संख्या वो भूखे मार देंगे। जिनकी संख्या कम है वो सारी सुख सुविधा भोगे,
जिनकी संख्या ज्यादा है फिर भी वो पिछड़ा रहेगा, वो चलेगा नहीं चलेगा। जिनकी संख्या ज्यादा है उनको मिलना चाहिए हक, उनको मिलना चाहिए हक, लेकिन इस जातीय मिलना चाहिए ना। तो अब तक कोई हक लाने के लिए कोई उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, तो शायद इसके जरिए से मिल जाए। नहीं तो ये बताइए ना कैसे मिलेगा, इसमें कैसे मिलेगा, इसमें कैसे मिलेगा बताइए आप। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब एमएलए हो या कोई भी हो, कि वार्ड हो या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी हो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जहां पर सिर्फ या तो दलित खड़ेंगे या तो फिर अपर कास्ट खड़ेंगे। तो उस तरह का रिजर्वेशन होने की वजह से जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो पावर में आ सका है। अगर इसी तरह से अगर मुसलमानों को भी, जहां मुसलमानों का है, मुसलमानों को भी अगर रिजर्वेशन मिले कि हाँ भाई ये मुसलमानों को क्या करते हैं लोग, ओबीसी में डाल देते हैं या फिर माइनॉरिटी में डाल देते हैं। संविधान की आत्मा, अभी आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रही थी सीमा जी, और आप तो संविधान की आत्मा पे चोट कर रही है। आप कह रही है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई? धर्म के आधार पर रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए? तब तो अगर धर्म के आधार पर देंगे, नहीं आप सुनिए सीमा जी, अगर आप मुसलमानों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं और एक तरफ नंबर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर तो हिंदुओं की है, तो सारे सीट तो फिर तो हिंदुओं को मिलना चाहिए, मुसलमानों को मिलेगा नहीं कुछ। वही तो नहीं, सारे सीट तो नहीं, सब। तो फिर क्यों आप या तो एक बात करें ना, या तो आप नंबर बात करें। यहाँ पर ना हिंदुओं को मिला है, ना दलितों को मिला है, ना मुसलमानों को कौन है जो ये जो कास्ट है वो शेयर करके बैठे हैं। ये जो 548 जो एमपी एमएलए हैं और 2000 से ज्यादा जो एमएलए हैं, वो कौन है? तब आपके हिसाब से कौन है वो? उनकी जाति क्या है? उनकी सबसे ज्यादा हाँ, जैसे कि राहुल गांधी जी ने आंकड़ा पेश किया था संसद में, तो सिर्फ 5% है ओबीसी के पास, 5%। हिंदुस्तान का सिर्फ 5%। अरे आपको तो डेटा ही नहीं पता। बीजेपी में 27% जो है ना वो ओबीसी सांसद हैं, ओबीसी एमएलए हैं, 40% एमएलसी हैं, 113 ओबीसी है, सबसे ज्यादा ओबीसी सांसदों की संख्या बीजेपी में है। पिछड़ा वर्ग का क्या होगा? दलितों को भी है। इन लोगों को आगे लाने की तो भाई तो आप अपनी पार्टी में आप दीजिए ना, किसी ने रोका क्या? उसके लिए संविधान संशोधन या आंकड़े की जरूरत नहीं है। आपने अगर आरजेडी की पार्टी है, अगर जेडीयू पार्टी, वो अगर चाहती है कि हम सारी सीटें ओबीसी को दे दे, तो कौन रोका हुआ है उससे? किसी ने रोका है क्या? सीट जब आप सीईसी की बैठक करते हैं, जब आप सीटों का, जब आप कैंडिडेट का चुनाव करते हैं भाई, तो इसके लिए तो बहाना है ना। इसका मतलब आप केवल ओबीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल बहानेबाजी कर रहे हैं आप अगर ओबीसी का ख्याल रखना चाहते हैं, सही में उनको अधिकार देना चाहते हैं, तो अपनी सारी टिकटें जो है ना, 40 के 40 टिकट दीजिए ओबीसी को। क्यों नहीं दे देते आप? किसने रोका हुआ है? एक एग्जांपल देती हूँ, 40% के महिलाओं को देंगे कहा था, यूपी में दिया था ना 40%। तो उसका अरे अब यूपी की बात नहीं कीजिए ना। आपने क्या कहा? अभी आप कह रहे हैं, देखिए या तो आप नंबर की बात करें भाई, जिसका नंबर ज्यादा है उसको सारी चीजें मिल जानी चाहिए। तो आप ये बताइए, इस समाज शास्त्र में जिनकी संख्या कम है उनकी हत्या कर देनी चाहिए, उनको हाशिए पे फेंक देना चाहिए? क्या करना चाहिए उनके साथ? लेके जा रहे हैं, क्या करना चाहिए उनके साथ? नहीं आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप कह रहे हैं संख्या के आधार पे करेंगे, 2% एंजॉय करेंगे। जो जिनका परसेंटेज ज्यादा है उनकी हत्या हो जाए चलेगा। कैसे उनकी हत्या हो ही नहीं सकती? आप जो है पॉलिटिकली मर्डर कर रहे हैं ऐसे लोगों का जिनकी संख्या कम है समाज में। कुर्मी ऑलरेडी जो हाँ बताइए, ऑलरेडी जो नंबर ज्यादा है उनका मर्डर हो चुका है, उसके बारे में कैसे मर्डर हो गया भाई? जो ओबीसी है, पावर शेयरिंग ही नहीं है उन लोगों का, पावर में कोई उनका भागीदारी ही नहीं है। जब वो पावर में तो भागीदारी जो कमजोर है उनका नहीं है। इतने सारे, अरे आप दीजिए ना ओबीसी को सबसे ज्यादा सीट दीजिए आप। इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। अरे सीमा जी, इसमें कोई बहस नहीं है। आवाज उठाने वाला कौन होगा? सीमा जी आप एक एग्जांपल आपको और दे देती हूँ। एक एग्जांपल मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए बात करने का। हाँ। आज बीजेपी के सांसद हैं कर्नाटक से, 20 पर 7 एमपी है। आज कर्नाटक में इतना ज्यादा इश्यू हो रहा है कावेरी का, फिर भी वो, क्योंकि वो बीजेपी के लाडले हैं, बीजेपी के सांसद है, वो सांसद में एक आवाज नहीं उठाते कावेरी के लिए।
यही होगा ना। आप कहीं की बात कही, देखिए आप मिक्स मत कीजिए, आप जो है ना आप मिक्स मत कीजिए। आप देखिए जिस बात पे चर्चा हो रही है उस पे बात कीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, नहीं मैंने आपसे एक सीधा सवाल दीजिए। आप समाज शास्त्री हैं, आप पॉलिटिशियन की तरह बात मत कीजिए। आप पॉलिटिशियन की तरह बात मत कीजिए, आप समाज शास्त्री हैं, आप उसकी तरह से बात कीजिए। आप बताइए जो समाज पे इस आंकड़े के सामने आने के बाद से असर क्या पड़ेगा? क्या समाज जो हिंदू समाज है क्या वो बटेगा नहीं? क्या मुस्लिम समाज वो बटेगा नहीं? आप केवल हिंदू की बात नहीं कीजिए ना, आपने मुसलमानों में भी बंटवारा किया है ना। ओबीसी की इतनी जातियां हैं, एससी की इतनी जातियां हैं, अपर कास्ट इतनी है, तो आपने वहां भी बांटा है ना। तो आपको ये बांटने की जरूरत क्यों बढ़ेगी? आपने क्यों बांटा है? बांटने का काम तो एक सरकार करती है, सब नहीं करते बांटने की बात। भाई आप मुझे लगता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई, आप एक समाज शास्त्री की तरह बात ही नहीं कर रही हैं। आप अच्छा होगा बुरा होगा उसकी बात कीजिए ना, आप किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे बात नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। पॉलिटिकल एजेंडा करने के लिए मेरे 4 हमारे गेस्ट है ना हर एक पार्टी से, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि समाज पे क्या असर पड़ेगा? जाति पूछ करके क्या आप सरकार अब जाति पूछ करके योजना का लाभ देगी लोगों को? क्या सड़क पे चलने उम्मीदें बढ़ेगी, उम्मीदें तो बढ़ेगी ना कि सबको अभी लगेगा कि हम लोगों की भी अच्छी स्थितियां बनेंगी। तो ये बहुत जरूरी है, कम से कम उम्मीद तो चल रही है। जिनकी संख्या कम है उनकी उम्मीदें टूटेगी भी ना, जिनकी संख्या ज्यादा है उनको अगर बढ़े, वो ऑलरेडी उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि उनको कोई हिला नहीं पाएगा। ऑलरेडी जो वो लोग जिस मुकाम तक पहुंच चुके हैं वहां से उनको कोई हिला नहीं पाएगा। तब तो ठीक है, तब तो उनको रिजर्वेशन से बाहर कर देना चाहिए। तब अगर इसका मतलब आप ये कह रही हैं, अरे नहीं आपने क्या कहा जी कि उनको कोई हिला नहीं सकता, यानी वो पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हो चुके हैं तो उनको ओबीसी की कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो यही था ना। जिनका सब चीज हो गया उनको विकास, उनको बाहर कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आप पॉलिटिकली बोल रहे हैं। मैं अखिलेश जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि समाज पे कोई असर पड़ेगा या योजना बनाने में सही में कोई लाभ होगा? अगर लाभ नहीं होगा तो आप लोग इसका विरोध कैसे करेंगे या आप लोग इसको टैकल कैसे करेंगे? बीजेपी की आगे की रणनीति इस आंकड़े पे क्या है? क्या आप लोग समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है? मुकेश जी, आप तो अकेले संभालते रहे, मैं बीच में एक प्रश्न लेना चाह रहा था कि आप उसका जवाब कम से कम दिलवा देते। ये जो समाजशास्त्री बैठे हैं इनको तो ये पता भी नहीं कि क्या कैसे कैसे पैनलिस्टों को आप लोग बैठाते हैं, जिनको पैनल पर बैठने का ये समझ नहीं है कि किस बात की बात हो रही है और कौन कौन सी बात हो रही है। इनसे ये पूछ कि क्या सरकारी नौकरियों में जातियों के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाए? अब इस जाति के इतने लोग रहेंगे, इस जाति के इतने लोग रहेंगे, इसके अलावा नहीं रहेंगे। तो आप तय करिए ना, इनके हिसाब से तय करिए कि जातियों के हिसाब से जातियों का कोटा फिक्स कर दीजिए। इस जाति के इतने डॉक्टर होंगे, इस जाति के इतने इंजीनियर होंगे, इस जाति का इतना टीचर होगा, इस जाति का इतना होगा, और जातियों का स्कूल बना दीजिए। इस जाति के लोग इस स्कूल में जाएंगे, इस जाति के लोग इस स्कूल में जाएंगे। फिर उसके बाद में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको बैन करिए कि अब नौकरी में इनको नहीं जाना है, बहुत हो चुका, अब आप नौकरी इतना लेते हैं जो अब इनको नहीं जाना है, बैन होकर ये सब व्यवस्था खड़ा कीजिए, तब जाकर इस जातीय जनगणना का लाभ होगा। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि इस समाज के अंदर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मैं इसी देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा इस देश के संसाधन में पहला अधिकार मुसलमानों का है। किस अधिकार से कहा? इसका मतलब है इस देश के संसाधन में मुसलमानों का है, तो इस मुसहर जो क्या करते हैं कि ये सब जातियां आई है, क्या कहते कम, ये सब जातियां, इनका क्या होगा? और ये क्या जो है समानता का अधिकार था। मनमोहन सिंह कहते थे लाल किले से खड़ा करके मुसलमानों पर पहला अधिकार है आरक्षण का, और का आधार यहाँ पर सामाजिक समता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं कहा कि तो संविधान के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, और यहाँ पर बाबा साहब का नाम लेकर के धर्म पर के आधार पर आरक्षण लेने की बात कर रही है लोग। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जाकर के एक बार बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं है, अपने अपने तरीके से उसका मतलब निकालते रहते हैं। अभी जो अखिलेश जी ने जो सवाल उठाए हैं, क्या इसका कोई जवाब दे सकता है? क्या सैफी साहब आप जवाब देना चाहेंगे? परिमल जी आप जवाब देना चाहेंगे कि क्या आप लोग जो है
नौकरियों में भी तय करेंगे कि ये इस जाति के लिए इतनी सीटें होंगी, ये जाति यहाँ होंगी, ये जाति यहाँ, स्कूल वगैरह सब अलग अलग करेंगे, जैसा कि अखिलेश जी ने किया है, कहा है, सवाल उठाया है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं जी, मुझे बात समझ दिया जाए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रयास है, उसको नेगेटिव सेंस में आप नहीं है। एक्चुअली रिजर्वेशन तो एक भाग है, लेकिन इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, राइट, इस काउंटिंग से जहां अति पिछड़ा वर्ग की स्थितियों का पता चला है, उसी तरह मिथिलांचल क्षेत्र के ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति का भी पता चला है और सरकार इसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगी। तो यह समग्र विकास की अवधारणा है, ये नहीं कि सिर्फ रिजर्वेशन। और जहां तक रिजर्वेशन का मार्केट की बात है, तो मैं आपको याद दिलवा दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी केस और नागराजन केस के मामले में स्पष्ट कहा था कि जब तक आपके पास जाति आधारित आंकड़े नहीं होंगे, आप रिजर्वेशन को एक आंकड़े। चलिए, नंबर आपका कनेक्शन छूट गया है और हमारे पास समय की भी कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी इशारा किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए परिमल जी आपका, अखिलेश जी आपका, सीमा कोचर जी आपका और डॉक्टर स्नेहशील पांडे और सैफ अली साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो आंकड़े पेश किए गए हैं, जातिगत जो आंकड़े पेश किए गए हैं और उसके आधार पे योजना बना करके लाभ देने की जो बात की जा रही है, वो सरासर गलत है, आधारहीन है, इसका कोई बेस ही नहीं है। क्योंकि संख्या अगर आपको पता चल जाए तो आप योजना बनाने के लिए उतना ही काफी है। क्योंकि कल्याणकारी योजना अगर आप जनता के लिए बनाते हैं तो जनता के लिए केवल संख्या जानना जरूरी है कल्याण बनाने के लिए, कल्याणकारी योजना बनाने के लिए। जाति जानने के बाद आप जो भी करेंगे वो सिर्फ राजनीति करेंगे, आप किसी भी जाति का भला नहीं कर सकते। और जिस तरीके से ओबीसी को लेकर के राजनीति की जा रही है और जो आंकड़े बताते हैं कि अब तक ओबीसी के लिए जो भी राज्य, जो कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की भी सरकार हो, किसी ने भी अपने राज्य में ओबीसी को वो अधिकार नहीं दिया है जो अधिकार वो उम्मीद कर रही है और जो अधिकार वो देने की बात कर रही है। और कह रही है कि जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद से उनको वो हक मिलेगा। आपके पास सब कुछ था तो पहले क्यों नहीं दिया उन्हें? और आज जाति को गिन करके आप समाज में और खासतौर पे हिंदुओं को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हो, उसे कोई लाभ देना नहीं चाहते। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।